पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था आयन फॉर्मेशन के बारे में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से डायरेक्टली मेरे वीडियो तक जा सकते हैं। बट अगर आपने उसको देख लिया है तो अब आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी होगी कि ये आयंस बन तो गए, सोडियम आयन बन गया, क्लोरीन आयन बन गया, मैग्नीशियम आयन बन गया, सल्फर आयन बन गया, बट ये आयंस बने क्यों हैं? ये करेंगे क्या? क्या इनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को रन कराना है या इनका कोई और इन्वॉल्वमेंट भी है? तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है फॉर क्लास 9th, 10th, 11th, 12th एंड फर्दर ऑन हर क्लासेस के लिए, वेदर यू आर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन। और अगर आपको बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर हम 9th क्लास के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लेवल के लिए थोड़ा सा ऊपर है, बट हम हर बार बोलते हैं नॉलेज नेवर गेट वेस्टेड। अगर आप समझ लोगे तो कभी भी वो आपके लिए नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आज की क्लास को हम शुरू करते हैं विथ बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो बॉन्ड्स बनते क्यों हैं? वाई डू सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन और वाई डू सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन? जितने भी एलिमेंट्स हैं ये रिएक्शन करते क्यों हैं? इनके रिएक्शन करने का जो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, दैट इज टू अटेन अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन। ठीक है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट इज अटेन अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन। ओके, स्टेबल कॉन्फिगरेशन को अटेन करके। नाउ स्टेबल कॉन्फिगरेशन कैसे अटेन होगा? तो जब किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 2, जो कि K में है, तो हम अगर आपको याद हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बारे में, तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मतलब स्टेबल कंडीशन के वक्त, और L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कोई भी एलिमेंट अगर अपने K शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले या तो अपने L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले, दैट मीन्स it is having a stable configuration. So basically what is bond? Bond is a connectivity, is a connection between elements so that they may attain a stable configuration. Stable configuration को attain करने के लिए, stable configuration में जाने के लिए, जब कोई भी element किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बनाता है, then that type of interaction is known as bond formation. तो बॉन्ड फॉर्मेशन का डेफिनेशन और उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक बॉन्ड फॉर्मेशन से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने सबसे पहले है बॉन्ड की डेफिनेशन। Let us see what is the definition of bond. So bond, it is a connection. हमने ऑलरेडी आपको बताया, अब इसको हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिख के आपके सामने रख रहे हैं। It is actually a connection seen between two elements to attain a stable configuration. Stable configuration means outermost shell में 8 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करने के लिए, that means ऑक्टेट को अटेन करने के लिए, जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गिव करता है, रिसीव करता है या शेयरिंग करता है, या अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, then that type of connection is known as a bond. Basically बॉन्ड 5 टाइप के होते हैं। जब आप जूनियर क्लासेस में होते हो तो आपको यही बताया जाता है कि बॉन्ड 2 या मैक्सिमम 3 टाइप के होते हैं। दैट इज आयनिक बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ओनली। ओके, फिर लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाते हो तो वहां आपको ये बताया नहीं जाता कि ये भी बॉन्ड है, लेकिन डायरेक्टली ये टर्म्स आपके सामने ला दिए जाते हैं। कौन से वो टर्म्स हैं? दैट आर मेटालिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हाट आर दे? मेटालिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आइए चलिए सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, फिर वन बाय वन एक एक टॉपिक को डीपली डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मे बी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट इस पूरे वीडियो को देखने के बाद ये मेरी गारंटी है कि आपको ये टॉपिक
पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी आपको कोई भी कमी फील नहीं होगी। आप दूसरों को चैलेंज कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड्स को चैलेंज कर सकते हो कि आपसे अच्छे तरीके से बॉन्ड्स के बारे में कोई भी नहीं समझता। ठीक है, तो आइए वन बाय वन इनको देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड की डिस्कवरी की थी आर्हीनियस। अगर आपने एसिड बेसिस के बारे में पढ़ा है तो एसिड और बेसिस में जिन्होंने एसिड और बेस की डिस्कवरी मतलब डेफिनेशन बताया था इन शॉर्ट, दैट H प्लस आयन अगर प्रेजेंट होगा तो एसिड होगा एंड OH माइनस आयन होगा तो बेस होगा, वही आर्हीनियस इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की। किस ईयर में, 1884 में। देखिए, ईयर इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट अगर इन ईयर्स को आप अपने आंसर में अकोमोडेट कर देते हो, अपने आंसर में लिख देते हो, तो आपके जो इन्विजिलेटर है, आपके जो चेकर है स्पेशली, उनका ध्यान आपके आंसर की तरफ अट्रैक्ट होता है और इस चीज को वो दिमाग में रख के चलते हैं दैट यू हैव स्टडीड अ लॉट, यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट एंड आपको मे बी चांसेस आर देयर दैट यू मे गेट एक्स्ट्रा मार्क्स। ओके, तो मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए आप इतना तो करेंगे ही। ठीक है, तो आइए वन बाय वन इनके डेट्स भी देखते चलते हैं। नेक्स्ट इज कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड वाज डिस्कवर्ड बाय लेविस। लेविस वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एसिड और बेस की डेफिनेशन दी थी, जैसे आर्हीनियस ने दी थी वैसे इन्होंने भी दी थी, बट इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था। जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है दैट मींस ला, La, दैट इज अ लेविस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन को गिव करता है, रिपेल करता है, दैट इज अ बेस, Lb, लेविस बेस। ओके, तो बस उन वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पे भी अपना कंट्रीब्यूशन प्ले किया है। कोवैलेंट बॉन्ड वाज गिवन बाय लेविस 1916। उसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी जैसा हमने बताया कोवैलेंट का ही एक टाइप है। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाज आल्सो गिवन बाय लेविस सेम ईयर 1916। बात करते हैं आगे मेटालिक बॉन्ड की। मेटालिक बॉन्ड वाज गिवन बाय पॉल ड्रूड। Who gave it? Paul Drude in the year 1900. And lastly is the hydrogen bond. Hydrogen bond की डिस्कवरी, इसके बारे में पता किया था किसने, लिनस पॉलिंग ने in the year 1912. तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये 5 हमारे सामने आप कह सकते हो इन शॉर्ट कि ये 5 टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं जिनके बारे में आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है। तो आइए बिना आपका और अपना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड से, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड डिस्कवरी किसने की थी, आर्हीनियस ने। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का ही दूसरा नाम है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड अगर इसको बाइफरकेट करें, आयन एक मतलब ऐसा बॉन्ड जिसमें आयंस का फॉर्मेशन होता है। और अभी पिछले वीडियो में ही हम लोगों ने आयंस का फॉर्मेशन देखा था, जहां पे कैटायंस का फॉर्मेशन हो रहा था, एनायंस का फॉर्मेशन हो रहा था, ये चीजें हो रही थी। दैट वाज आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन इसी आयंस की वजह से होता है। सो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड के बारे में, तो द बॉन्ड which is obtained when a metal combines with a non-metal in which the metal gives the electron whereas the non-metal receives the electron. Okay? So basically अगर हम हिंदी में कहें तो एक ऐसा बॉन्ड जो कि एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में प्रिपेयर होता है, ओके, जहां पे मेटल इलेक्ट्रॉन गिव करता है बिकॉज इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं बिकॉज दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइए इसी बात को हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके, सो बेसिकली इट इज अ बॉन्ड, it is a bond obtained between metals and non-metals,
मेटल्स। देखिए स्टूडेंट्स, स्पेशली वो स्टूडेंट जो कि सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उनके लिए हम बात ये बता दें कि जब कभी भी आप डेफिनेशन लिखते हो तो जितना ज्यादा आप रटने पे फोकस करोगे ना, उतना ज्यादा चीजें आपसे दूर होती जाएंगी। ठीक है, जितना ज्यादा रटोगे उतना ज्यादा आपके भूलने के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप उन कॉन्सेप्ट्स को समझ लोगे एक बार, तो बहुत इजीली आप उसकी डेफिनेशन भी प्रिपेयर कर लोगे, उसका एग्जाम्पल भी प्रिपेयर कर लोगे, और आगे देखोगे कि उसके डिफरेंसेस भी आप बहुत इजीली लिख लोगे। ठीक है, तो आइए इसके आगे देखते हैं। इट इज अ बॉन्ड obtained between metals and non-metals in which give and take of electrons takes place। now यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट की वर्ड है। what is the key word of the definition? that is give and take of electrons। आप हर चीज को चेंज कर दो डेफिनेशन में, लेकिन इस कीवर्ड को मत चेंज करना। अगर आपने सिंपली इतना भी लिख दिया, आयनिक बॉन्ड इज द बॉन्ड इन विच गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, तब भी आपकी डेफिनेशन सही हो जाएगी। आपने मेटल नॉन मेटल नहीं लिखा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये लाइन लिख दी गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कि आपका जो चेकर है वो समझ जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। ठीक है, तो चलिए आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स पहले दिखे होंगे, जैसे मेटल एंड नॉन मेटल। ये बॉन्डिंग किसके किसके बीच में होती है? एक मेटल होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक होता है। गिव कौन करता है? मेटल्स। टेक कौन करता है? नॉन मेटल्स। जो गिव करेगा इलेक्ट्रॉन्स देगा। याद है ना आयंस वाला कॉन्सेप्ट? जो इलेक्ट्रॉन्स देगा वो क्या बनाएगा? कैट आयंस। जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा वो क्या बनाएगा? एनायंस। ठीक है, बस इतनी छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके, सो अगर हम बात करें कि किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, तो अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में किस तरीके से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो सोडियम, आप किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे यही आपको समझना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए जब कभी भी इस तरीके से आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाए, उस कंपाउंड को आपको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है, एक मेटल में, दूसरा नॉन मेटल में। ठीक है, तो यहाँ पे एक हिंट के फॉर्म में आप समझ सकते हो कि वो एलिमेंट जो कि पहले की तरफ है दैट इज अ मेटल, और वो एलिमेंट जो कि बाद की तरफ है दैट इज अ नॉन मेटल। हमेशा मेटल को पहले रखते हैं और नॉन मेटल को बाद में। तो सोडियम एटॉमिक नंबर व्हाट? एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई मुझे तो लगता है आप मुझसे ज्यादा उस्ताद हो गए होंगे। ठीक है, चिट्ठियों में लिख लेते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 281। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 287। इस तरीके से हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। नाउ सोडियम एक है, क्लोरीन भी एक है। ठीक है, तो एक ही एक बनाएंगे। सबसे पहले सोडियम बना लेते हैं, Na, न्यूक्लियस के बाद के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 7 और ये 8, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 281। के शेल, एल शेल एंड एम शेल। बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन थोड़े से अलग कलर से बना देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिफरेंस। सो क्लोरीन न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ भी एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि हमने अगर हमने डिफरेंट कलर्स का यूज किया है, जरूरी नहीं है कि आप भी डिफरेंट कलर्स का यूज करो। वेल एंड गुड अगर आपके पास ब्लू एंड ब्लैक पेन दोनों है और आप ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज करके इस तरीके से अलग अलग कलर से बनाते हो, लेकिन कोई प्रेशर नहीं है। अगर नहीं भी बना पाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना। आपके टीचर को मालूम है, बस आपको वहां पे उनको ये दिखाना है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर है। ओके, चलो, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन,
क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, ओके 4 + 3 7। अब होगा क्या, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास, क्लोरीन के पास। इसके पहले तक तो आप जानते थे यहां बनेगा क्या Na+, यहां बनेगा क्या Cl-, बिकॉज सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, ठीक है। आयंस तो बन गए Na+ और Cl-। अब Na के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जहां पे डॉट करके इस तरीके से सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को जब ड्रॉ करते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो सोडियम आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब क्या होगा, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, क्लोरीन को। यहां से क्या बनेगा, एक Na+ और एक Cl-। हम कभी भी, क्या हम बोलने जा रहे हैं, हम कभी भी किसी भी कंडीशन में आयंस की चार्ज फाइनल फॉर्मूले में नहीं लिखते, ओके। सो द रिजल्ट वुड बी NaCl। बस इतनी सी थी ये कहानी, ठीक, बस इतनी सी बात है। आपके पास आएगा क्या, आपके पास आएगा ये कंपाउंड। आपको ये कहानी अगर लिख दोगे तो भाई 5 नंबर पूरा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। 5 नंबर मतलब फुल मार्क्स, ठीक है। अगर 5 का है तो वेरी गुड, 5 नंबर पूरा मिल जाएगा, और अगर 2.5 मार्क्स का है तो 2.5 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। फुल मार्क्स मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। देखो, अपने कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर रखोगे ना, अपने आंसर्स को क्लियर रखोगे, तो कितना भी कोई टीचर आपसे कितनी भी दुश्मनी करता हो या कोई पर्सन आपसे कितनी भी नफरत करता हो, लेकिन आप अपने टैलेंट के बल पे अपने आप को इजीली प्रूव कर सकते हो। और पढ़ाई में आपका टैलेंट क्या है, आपकी नॉलेज। ऐसा तो है नहीं कि आप कॉपी या बुक के ऊपर खड़े होकर एरोबिक्स करोगे या जिम्नास्टिक्स करोगे वहां पे अपने आप को प्रूव करने के लिए, नहीं। कॉपी बुक्स में, पढ़ाई में आपका टैलेंट क्या है, आपकी नॉलेज, ओके। तो यहीं पे आपकी नॉलेज पूरी प्रूव होती है। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है MgS। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहते हैं जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बाद हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे जहां पे सिर्फ एक कैटायन और एक एनायन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, न्यूमरस कैटायन एंड एनायन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो भी देखते हैं। तो आओ बनाते हैं MgS, साथ साथ बनाएंगे, कोशिश करना। स्ट्रक्चर्स देखते जाएंगे जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, ओके। तो और सेकेंड स्ट्रक्चर देखते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर इज MgS, MDH मसाले नहीं, MgS, मैग्नीशियम सल्फाइड, ठीक। चलो, तो Mg एटॉमिक नंबर 12, 282, ठीक। बार बार कह रहे हैं आपको इस तरीके से कंपाउंड दिया जाएगा, बाकी की कहानी भैया आप ही को बनानी है, कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। चलो, तो मैग्नीशियम 12, 282, सल्फर 16, 16, 286। तो सबसे पहले मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 8 इलेक्ट्रॉन, 7 और ये 8 हो गया। यहां पे भाई 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 282 बन गया। आओ सल्फर से भी मिल ले, क्यों छोड़े बेचारे को। तो सल्फर सेंटर में न्यूक्लियस, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन, पहले 286 है ना, 8 और लास्ट वाला हो जाएगा 6। देखो इस तरीके से ना कहीं पे अगर ओवरलैप हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसको उंगली से तो नहीं मिटा पाओगे, लेकिन हाँ इरेजर है, अगर इरेज मतलब पेन से यूज कर रहे हो तो ऐसे छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपका इसके लिए नंबर नहीं काटेगा, ना फांसी आपको चढ़ा देगा, ठीक है। आप जैसा अगर गलत हो गया तो उसको छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। भाई सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, लेकिन मैग्नीशियम बड़ा अमीर, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा।
तो ये अमीर महाराज क्या करेंगे, अपने अगर प्रॉपर्टी में से 2 इलेक्ट्रॉन दे ही देंगे सल्फर बेचारे गरीब को, तो उनका कुछ बिगड़ेगा तो है नहीं, बल्कि वो और स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल इन द सेंस की उनकी शहर में और ज्यादा पूछ होगी, लोग उनकी आवभगत करेंगे कि अरे भाई इन महाशय ने उस गरीब सल्फर की इतनी हेल्प की। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो मैग्नीशियम ये बात मान गया और मान के इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए किस महाशय को, सल्फर को। देखो ऐसे अगर आप इलेक्ट्रॉन बना देते हो तो वेल एंड गुड, नहीं बनाते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस एरो मीन्स कि आपके इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। ठीक है, मैग्नीशियम के पास से हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, बनेगा क्या, Mg+2। सल्फर के पास से मूवमेंट हुआ सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो हो गया S-2। नाउ इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए, इस तरीके से बन जाएगा, एक ऊपर से एक नीचे से ऐसे चला गया इलेक्ट्रॉन, ये बन गया क्या, Mgs। ठीक है, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स की तरफ जहां पे न्यूमरस कैटायन और एनायन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल्स देखे, वहां पे भी हम 2 एग्जांपल्स को देखेंगे, तो आओ उधर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक कैटायन और एक एनायन का एग्जांपल देख लिया। अब आपके सामने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स और हैं। पहला एग्जांपल हमने लिया है जिसमें कि कैटायन 2 हैं, दैट इज पॉजिटिव चार्ज आयंस 2 हैं, और दूसरा हमने एग्जांपल लिया है जहां पे एनायन 2 हैं, दैट इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स 2 हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और अपने इस टॉपिक के नॉलेज को और एनहांस करते हैं। सो सबसे पहले Na2O सोडियम ऑक्साइड, Na का एटॉमिक नंबर 11 281। आपको अपनी कहानी यहीं से शुरू करनी है हमेशा, सबसे पहले एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2 and 6। ना यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, सोडियम कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। तो जो लेस क्वांटिटी में होगा उसको सेंटर में बनाएंगे। ठीक है, जो लेस क्वांटिटी में होगा उसको सेंटर में बनाएंगे, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा उसको उसके एडजेसेंट बनाएंगे। ठीक है, तो लेस क्वांटिटी में कौन है, ऑक्सीजन। आइए ऑक्सीजन को बनाते हैं। सो ऑक्सीजन का ये हो गया न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन, and this is the 6 electrons, 5 and 6। ठीक है, सोडियम कितने बनने हैं, सोडियम 2 बनने हैं। सो Na 2 electrons, 8 electrons, 7 और 8, और एक और शेल दैट इज 1। ठीक, पहले दोनों सोडियम बना लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। एक और सोडियम यहाँ बना लिया, न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 और 8, सॉरी हाँ ठीक है, 2 8 1 जाना है तो 2 8 1 इस तरीके से चला जाएगा। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया इस ऑक्सीजन के पास, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन आया इस ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 8। इसका भी क्या हो जाएगा, 2 और 8, और सोडियम का भी क्या हो जाएगा, 2 और 8। Na प्लस क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे भी Na प्लस क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, O माइनस 2, कितना, O माइनस 2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं। ठीक है, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑक्सीजन इस तरीके से बन गया, ये एक सोडियम यहाँ आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, एक सोडियम यहाँ आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आ जाएगा। सोडियम कितना, सोडियम 2Na प्लस, एक सोडियम यहाँ एक सोडियम यहाँ, तो ये बन गया 2Na प्लस, और ऑक्सीजन O माइनस 2। ठीक है, तो आगे इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na2O। ओके, क्योंकि सोडियम कितने हैं, सोडियम 2 है, तो Na2O। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। ये फॉर्मेशन था किसमें, जहां पे कैटायंस 2 थे।
आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं जहां पे एनायंस 2 हैं। सो कैल्शियम 1, क्लोरीन कितना 2। तो हमने यहाँ पे जब आपको बताया था तो हमने कैटायंस और एनायंस के बारे में ये बात की ही नहीं थी कि किसको पहले रखेंगे, लेकिन होता क्या है कि उसको हमने क्या बताया था कि जिसकी क्वांटिटी कम उसको सेंटर में रखेंगे और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा उसको एडजेसेंट में रखेंगे। ईदर इट इज कैटायन और एनायन, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे भी स्टूडेंट्स कैल्शियम को हम रखेंगे सेंटर में। ठीक, सबसे पहले लेकिन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे। भाई गलत करते हैं तो बताया तो करो, रोका तो करो, लेकिन कैसे रोकोगे भाई, रिकॉर्डेड है। चलो तो सबसे पहले लिखते हैं कैल्शियम 20, 2, 8, 8 और 2। ठीक, क्लोरीन 17, 2, 8, 7। कैल्शियम कितना 1, क्लोरीन कितना 2। ठीक, तो कैल्शियम बना ले पहले, न्यूक्लियस बना लिया हमने कैल्शियम का, 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन। आपके इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऑर्बिट्स पे ही होने चाहिए, ऑर्बिट्स के नाम अंदर ना बाहर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और ये 8। इसी तरीके से यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक, 2 और बनाने, तो एक यहाँ बना लो, एक यहाँ बना लो। देखो प्रोट्रैक्टर, कंपास, स्केल ये सब लेके बैठने की जरूरत नहीं है जब आप बना रहे हो, बट कोशिश ये किया करो कि थोड़ा सर्कुलर बने, क्योंकि ऑर्बिट बेसिकली सर्कुलर होते हैं यहाँ पे। नाउ सेकेंड इज क्लोरीन, तो एक क्लोरीन इधर बना लेते हैं, न्यूक्लियस 2, 8 और 7। ठीक, एक क्लोरीन इधर बना लेते हैं, थोड़ा छोटा ही बना लेंगे, जगह नहीं है बहुत ज्यादा। 2 यहाँ, 8 यहाँ और 7 यहाँ। ठीक, 287 इधर बन गया, 287 इधर बन गया। नाउ कैल्शियम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा किसको, क्लोरीन को, तो आ गया यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया इस वाले क्लोरीन को, तो इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे। ठीक है, आपने यहाँ देखा था कि ऑक्सीजन दोनों से रिसीव कर रहा है और यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो गिव कर रहा है। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन गिव करेंगे, नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे। उससे मतलब नहीं है कि सेंटर में कौन है, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना है, कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्लोरीन 6 ये हो गया, 7 ये हो गया, एक और क्लोरीन 7 ये, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो बनेगा क्या Ca+2। और क्लोरीन कितना है, क्लोरीन है 2, एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, तो 2 क्लोरीन के ऊपर क्या हो जाएगा 2Cl-। ठीक है, एक बात आपके दिमाग में आ सकती है कि ये भी तो लिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि एक क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन वो रिसीव करके 9 तो बनेगा नहीं, बनना कितना है 8 ही बनना है, तो इस तरीके से हम उसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये बना क्या Ca+2 एंड 2Cl-, तो ये टोटली हो गया CaCl2। ओके, तो इस तरीके से कैटायंस और एनायंस का फॉर्मेशन होता है, जहां पे हमने सिंगल कैटायन सिंगल एनायन का भी देख लिया और डबल कैटायन और डबल एनायन का भी देख लिया। अब आपके सामने एक स्लाइड आएगी, उसमें आप देखोगे कि कुछ होमवर्क के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके और अपने प्रैक्टिस को कंप्लीट करिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। ये था आयनिक बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का समापन। अब शुभारंभ करते हैं किसका, कोवेलेंट बॉन्ड का। तो आइए पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करिए, उसके बाद मिलकर शुरू करते हैं कोवेलेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो इलेक्ट्रोवेलेंट को कंप्लीट करने के बाद अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, जो इसी के बॉन्ड का ही नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड।
तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। नाउ कोवेलेंट बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट के रिस्पेक्ट में समझें, उसके कंपैरिजन करते हुए समझें तो ज्यादा बेटर होगा। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड हमेशा प्रिपेयर होता था मेटल और नॉन मेटल के बीच में, whereas कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स। जब कोई नॉन मेटल किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है, देन एट दैट टाइम जिस टाइप की बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे जो कीवर्ड है, वहां पे कीवर्ड क्या था? टेक एंड गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो कीवर्ड है दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, देन that type of bond is known as covalent bond. तो आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। It is the bond seen between two non-metals। वहां पे क्या था? one metal and one non-metal। यहां पे between two non-metals, ठीक है, in which sharing of electrons takes place। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की होती है शेयरिंग, ठीक है। चलो तो देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर कैसे प्रिपेयर होता है। सो सबसे पहला है, अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहानी की शुरुआत इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे आयनिक बॉन्ड में करते थे। एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो एलिमेंट इज हाइड्रोजन 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 ही होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास। फिर क्लोरीन 17 2 8 7, ठीक। इसके भी स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं दोनों के। सबसे पहले क्लोरीन 2 8 और 7। आप चाहो तो पहले हाइड्रोजन में बना सकते हो, फिर क्लोरीन बना सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ हमने पहले क्लोरीन बना दिया फिर हाइड्रोजन बनाएंगे, वो भी गलत नहीं, वो भी सही है, आप वैसे भी कर सकते हो। हाइड्रोजन न्यूक्लियस 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से करके हम इसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लेंगे। नाउ अगर आप ध्यान से दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में है 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में है 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का लेकिन ये जो 1 इलेक्ट्रॉन में है, ये किस शेल में है? दिस इज इन के शेल। सो के शेल की स्टेबिलिटी कितनी होती है? 2। तो अगर इसको कहीं से मतलब अगर क्लोरीन इसको 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे देता तो इसके पास 2 हो जाते, लेकिन बेचारा क्लोरीन भी तो करीब हो जाता है ना, 7 से उसका कितने हो जाते? 6 हो जाते। फिर उसको कहीं और से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है अपने आउटर मोस्ट में हिट करने के लिए। बट यहाँ पे इस तरीके का गिव एंड टेक नहीं होता, होता क्या है? शेयरिंग, ठीक है। तो शेयरिंग में ये इस तरीके से बॉन्ड शो करेगा, जहां पे क्लोरीन अपने 1 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करा देगा ना। हाइड्रोजन के पास 1 और 2 हो गए और क्लोरीन के पास 7 अपने खुद के और 1 हाइड्रोजन का हो गया। इस तरीके का जो बॉन्ड प्रिपेयर होता है दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, इन विच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज बीइंग इन्वॉल्व्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि आयंस नहीं बन रहे, ना ही क्लोरीन का ये एटम हाइड्रोजन का कंप्लीटली है और ना ही हाइड्रोजन का एक एटम क्लोरीन का कंप्लीटली है। जैसे आप जानते हो कि घर में जो बड़ी चीजें हैं, स्पेशली फ्रिज, एसी या गीजर्स या इवन मेनी टाइम्स लैपटॉप ऑल्सो, तो वो एक होता है, ओके। और बहुत सारे लोग उसको शेयर करते हैं, 2-3 लोग उसको शेयर करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन भी शेयर कर रहा है और हाइड्रोजन भी शेयर कर रहा है। तो सिंपली यहाँ पे किसी भी टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ना ही यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई खास फर्क आएगा। लेकिन अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट इट एज 2 8 8
एंड इसमें लिख सकते हो 2। कंप्लीटली इसका 2 नहीं है। इसी तरीके से कंप्लीटली इसमें भी 8 नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई, कोवलेंट बॉन्ड है, थोड़ा तो डिफरेंट होगा। यहाँ पे आ गया क्लोरीन, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का इस तरीके से, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे। ये हो क्या गया, दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज Hc। नाउ कोवलेंट बॉन्ड को स्टूडेंट्स हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो। 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट मतलब एक पहले एलिमेंट का और एक दूसरे एलिमेंट का, उस तरीके के बॉन्ड को हम बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, जहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले एलिमेंट का और 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एलिमेंट का, उसे हम बोलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। और जहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो, दैट इज, अब तो आप डिकोड कर ही चुके होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स पहले एलिमेंट का और 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एलिमेंट का, तो उसे हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो 1 बाय 1 हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल देख लिया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। अब देख लेते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड के भी एक एक एग्जांपल। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो आपकी एक पूरी फील्ड है जिसमें कि कोवलेंट बॉन्ड अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जहां पे डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें डबल बॉन्ड की, सो C2H4 कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, तो यहां से आपने डिकोड कर लिया होगा कि कार्बन कितने बनाएंगे हम 2 और हाइड्रोजन कितने बनाएंगे 4। तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 2 एंड 4, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो सिर्फ और सिर्फ 1। पहला कार्बन बनाते हैं, न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस तरीके से बना लिया। अब हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन 4, तो इनको भी देख लेते हैं। एक हाइड्रोजन यहां बन गया, एक हाइड्रोजन यहां बन गया, एक हाइड्रोजन यहां पे बन गया और एक हाइड्रोजन यहां बन गया, ये 4 बन गए। ठीक, तो सबसे पहले इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन के साथ एक शेयरिंग कर ली, इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन के साथ एक, इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ एक शेयरिंग कर ली, फिर इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ एक शेयरिंग कर ली और इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ एक शेयरिंग कर ली। चलो काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसको C1 कंसिडर कर दें, इसको C2 कंसिडर कर दें, तो C1 के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इसके खुद के, 5 यहां से आ गया, 6 यहां से आ गया। इस तरीके से C2 के पास भी 1 2 3 4 इसके खुद के, 5 यहां से आ गया, 6 यहां से आ गया। लेकिन अभी भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एट दैट टाइम कार्बन और कार्बन खुद में एक एक बॉन्ड और प्रिपेयर कर लेंगे। नाउ यहाँ पे आप सोचो अगर, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, आपको लगेगा भाई यहाँ तो 6 बॉन्ड बन गए, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्बन और कार्बन के बीच में, यानी पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बॉन्डिंग जो बन रही है, दिस बॉन्डिंग इज बिटवीन द सेम एलिमेंट्स। ये जो हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं या 6 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, वो सेम एलिमेंट्स, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस कार्बन को इस हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बनवा दिए, इस कार्बन को इस हाइड्रोजन से, इस तरीके से बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बनाएं तो कार्बन 1 2 3 और 4 इधर, कार्बन 1 2 3 और 4 इधर, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन, सॉरी, हाँ ठीक है, ये नहीं बनेगा। ठीक, आप चाहो तो इसको नीचे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऊपर भी ऐसे छोड़ सकते हो। तो एक बॉन्डिंग यहाँ बन गई भाई, एक बॉन्डिंग यहाँ बन गई, एक बॉन्डिंग यहाँ बन गई और एक बॉन्डिंग यहाँ बन गई।
अब डबल बॉन्ड आप कहाँ देख रहे हो, डबल बॉन्ड एक आप इस जगह देख रहे हो, ठीक है, और इसके बीच में हो जाएगा, तो हम इस हाइड्रोजन को नीचे ही बना देते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, बॉन्ड बनना मुश्किल हो जाएगा। सो इस हाइड्रोजन को यहाँ बना दिया। सो अब यहाँ पे बॉन्ड बन गया, कार्बन के पास एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, तो एक बॉन्डिंग यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल बॉन्ड। और यहाँ पे ये और ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड। ओके, सो दिस वाज द एग्जाम्पल ऑफ डबल बॉन्ड। इसी तरीके से आओ देख लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड में भी कुछ अलग नहीं है, एक यहाँ पे बस दो हाइड्रोजन कम कर दो, दो हाइड्रोजन कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा, ठीक। दो हाइड्रोजन कम कर दिया, तो अब इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बस दो दो हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से हो गया। तो अब जो बॉन्डिंग बनेगी वो यहाँ पे एक और बॉन्डिंग बन जाएगी। ओके, सो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड एंड 3 बॉन्ड, तो इसे हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे भी हमने एक एक हाइड्रोजन हटा दिया दोनों तरफ से, तो एक एक हाइड्रोजन हटाने पे आपको क्या मिल जाएगा, इस तरीके से एक एक डॉट और बन जाएगा और एक एक बॉन्डिंग कार्बन और कार्बन के बीच में और आ जाएगी। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने डबल, सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों तरीके के बॉन्ड देख लिए। आइए कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समझने के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो और एग्जांपल्स है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का ये जो एग्जांपल है, इसी से हम उठा लेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं और उसके एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 2 एंड 4, अभी हमने कार्बन के बारे में डिस्कस किया था। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2 एंड 6। जो हमने आयनिक बॉन्ड में कॉन्सेप्ट उठाया था, जिसका नंबर ज्यादा वो सेंटर में रहेगा, सॉरी जिसका नंबर कम वो सेंटर में रहेगा और जिसका नंबर ज्यादा वो एडजेसेंट की तरफ रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे भी वही करेंगे स्टूडेंट्स। कार्बन का नंबर कम, ओनली 1 कार्बन इज देयर, सो कार्बन सेंटर में हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन्स। जब 4 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो ना, तो 4 कॉर्नर्स में रख देना चाहिए। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 यहाँ पे बन गया, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और 6 यहाँ पे बन जाएगा। नाउ हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन की। और ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक ऑक्सीजन को जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो यहाँ पे शेयरिंग कैसे होगा, एक शेयरिंग इधर और दूसरी शेयरिंग इधर। अब ऑक्सीजन नंबर 1 के पास देखो, 6 अपने खुद के, 7 और 8 इधर के, ठीक है। ऑक्सीजन नंबर 2 की तरफ आते हैं, एक शेयरिंग यहाँ पे, सॉरी एक शेयरिंग यहाँ पे, दूसरी शेयरिंग यहाँ पे, ठीक है। इसको कंप्लीट बनाने की कोशिश करिएगा। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो जाएगा। आओ इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो 1 2 3 और 4 यहाँ, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 5 6 इधर बना दें, 5 6 इस तरीके से। इस ऑक्सीजन का भी 1 2 3 4, कोशिश करिएगा इसको कंप्लीट डॉट्स बनाया करिए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। तो एक बॉन्ड बना यहाँ, एक बॉन्ड बना यहाँ, इसी तरीके से एक बॉन्ड बना यहाँ पे और एक बॉन्ड बना यहाँ पे, ठीक। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, CO2। भाई इसमें कोई आयंस का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, तो जब आयंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो प्लस चार्ज की और माइनस चार्ज की कोई बात ही हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से करिए। फिर बढ़ते हैं हम अमोनिया की तरफ। तो देखें अमोनिया क्या है। भाई अमोनिया की बात हम करेंगे तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर क्या है, 7 2 एंड 5, ठीक। हाइड्रोजन अगेन 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
एटॉमिक नंबर भी इसका 1 है। तो नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन है 1, हाइड्रोजन 3 है, तो इसका स्ट्रक्चर बना लें, बिल्कुल बना लेंगे। ये न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन, 5, ठीक। एक हाइड्रोजन यहाँ पे बनेंगे कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। पहले न्यूक्लियस बना लेंगे ना, जल्दी किस बात की। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक। नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1, 1 एंड 1 मोर। तो शेयरिंग कैसे होगी, इधर, ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो इस तरीके के बॉन्ड्स को अब इसका देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कैसे बनेगा। नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर, 1 2 3, हाइड्रोजन एक यहाँ और एक यहाँ, इधर एक बॉन्डिंग, इधर दूसरी बॉन्डिंग, इधर तीसरी बॉन्डिंग, बन क्या गया, बन गया अमोनिया। नाउ हमने कहा था आपसे शुरुआत में ही कोवलेंट के कि इसी स्ट्रक्चर से हम आएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरफ। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली है क्या, हमने शुरू में ही बताया था कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का ही एक रूप है। तो जब किसी भी एलिमेंट में कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, आफ्टर दैट अगर उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे हों, लोन मीन्स अकेला, पेयर मतलब डबल। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर डबल बचे हों तो वो किसी एक ऐसे एलिमेंट के पास चले जाते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है। कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली 3 एग्जांपल्स उसके हम देखेंगे। अमोनियम आयन NH4+ which is obtained from ammonia, PH4+ which is obtained from PH3, बिल्कुल जैसे अमोनिया में है वैसे ही, and the third one is H3O+। पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है कि इसमें प्लस के चार्जेस होंगे, और प्लस के चार्जेस भी कैसे डेवलप हो रहे हैं वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ज्यादा नहीं बचा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक और हाइड्रोजन। मेटालिक और हाइड्रोजन 2-2 मिनट का टॉपिक है, इसको कंप्लीट जल्दी से करते हैं, फिर आते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड और फाइनली हाइड्रोजन बॉन्ड की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, सो कोवलेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद आई होप सो आपने क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे जो आपके सामने स्लाइड के फॉर्म में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे डेफिनेशन में देख रहे हैं दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप है जिसमें क्या हो रहा है, इन विच मूवमेंट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, और कहाँ, मूव्स टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे, किसी ऐसे एटम के पास जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। तो मैंने आपको बताया था कि अमोनिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, इस तरीके से इसका कोवलेंट बॉन्ड में स्ट्रक्चर था, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके थे, 3 इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, और इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट थे। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके जो हैं ये मूव कर जाएंगे H+ आयन के पास। नाउ व्हाट इज H+ आयन? सो H+ आयन बेसिकली एक ऐसा एटम है, ऑलरेडी आप जानते हो हाइड्रोजन में एक एटम प्रेजेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और उसको एनर्जी प्रोवाइड करके, उसको हीट प्रोवाइड करके वो एक इलेक्ट्रॉन भी उससे छीन लिया गया, निकाल लिया गया। तब उस कंडीशन में जब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, क्योंकि हाइड्रोजन को अपने आप को बैलेंस करने के लिए आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो हाइड्रोजन के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे। एक्चुअली नाइट्रोजन जो है, या जितने भी एग्जांपल्स अभी आप देखोगे, उनमें से जो सेंट्रल एटम है वो काफी ज्यादा दानवीर होते हैं। दानवीर इन द सेंस कि खुद का नुकसान करके दूसरों का फायदा कर देंगे। बट एक चीज याद रखना बच्चों, ये कलयुग है, ठीक है। यहाँ पे ये एटम से काम कर रहे हैं, बट आप अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने दुनिया में कभी ये काम मत करना।
खुद का नुकसान करके दूसरों का फायदा करना। बिकॉज ऐसा काम अगर आप करोगे ना तो बोला ना हमने क्या कि दुनिया कलयुग है, लोग उस चीज की कभी वैल्यू नहीं करते आजकल के टाइम में। ठीक है, तो बेटर ये होगा कि थोड़ा सेल्फिश बनो, अपने बारे में सोचो, अपने आप को पहले स्टेबल कर लो, अपने आप को पहले पूरी तरीके से कंप्लीट कर लो। जब आप पूरी तरीके से स्टेबल हो जाओ तब दूसरों की मदद करना। ठीक है, लेकिन वहां पे भी अपना नुकसान करके नहीं, अपने बारे में जरूर सोचना। ठीक, तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा दिया कहाँ पे, हाइड्रोजन के पास। अब अगर आप ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, बट वो अपने इस कमी को कंप्लीट करते हुए भी, अपनी इस कमी को ओवरकम करते हुए भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन को दे देगा। तो इस तरीके से अमोनिया दैट इज NH3 is getting converted into ammonium ions NH4+। ठीक है, अमोनिया is getting converted into NH4+। अमोनिया का स्ट्रक्चर हमने देखा था, NH4 का स्ट्रक्चर क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है कहां पे, H+ आयन की तरफ। और एक और स्ट्रक्चर देखते हैं PH4+ का। तो स्टूडेंट्स PH4+ में फॉस्फोरस इज 15, 2, 8 and 5। ठीक, हाइड्रोजन इज अगेन कितना है, हाइड्रोजन का 1 है। ठीक है, तो फॉस्फोरस इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो 2, 8 and 5, 1, 2, 3, 4 and 5, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, नाउ 3 हाइड्रोजन से पहले बना के इसको देख लें। हाइड्रोजन यहाँ पे एक बॉन्डिंग यहाँ हो गई। ठीक, इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम इधर रख देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं ताकि आपको लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट समझा सकेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। ठीक, इस तरीके से ये 3 बॉन्ड्स बन गए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर जाएगा, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मूव टू H+ आयन। अगर इसका स्टूडेंट्स हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो ना तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, P 1, 2, 3, 4 and 5, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डॉट बना रहे हैं ना, सॉरी, एक हाइड्रोजन यहाँ तो ये बन गया, एक हाइड्रोजन यहाँ तो इस तरीके से बन गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ तो इस तरीके से बन गया। नाउ अगेन दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मूव टू H+। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स PH4 का स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है। लास्ट स्ट्रक्चर इसका है H3O+, वो भी देख लेते हैं कि वाटर के प्रिपेयर होने से कैसे हो रहा है। इसको जल्दी आप ड्रॉ करिए। ओके, तो आइए देखते हैं H3O+ का स्ट्रक्चर। सो H3O+ में सबसे पहले वाटर बनाएंगे। वाटर कैसे बनेगा, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 तो 2 and 6, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 तो ये हो जाएगा ओनली 1। ऑक्सीजन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, पहले वाटर बनेगा तो H2O। सो यहाँ एक ऑक्सीजन, न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4 and 5, 6। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे एक हो गया और एक और हाइड्रोजन यहाँ पे एक बॉन्डिंग यहाँ हो गई। ठीक है, इसका पूरा 8 दोनों का, इसका ऑक्सीजन का 8 और हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए। लेकिन अभी भी ऑक्सीजन के पास एक्चुअली अगर आप ध्यान देखो तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पहला लोन पेयर ये है एंड दूसरा लोन पेयर ये है। बट लोन पेयर को मूव कराने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी के छोटे पैकेट्स ही होते हैं। यहाँ पे तो शेयरिंग हुई है, शेयरिंग में कोई एनर्जी नहीं लगती, कोई खास एनर्जी नहीं लगती। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है तो भाई वहां तो एनर्जी लगेगी। तो इतनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होती कि वो मोर देन 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करा पाए। तो आपने यहाँ देख रहे हो कि सिर्फ यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट
मूव कितना करेगा, ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से चला जाएगा किसके पास, H प्लस के बाद, और स्ट्रक्चर किस तरीके से बन जाएगा, ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहाँ इस तरीके से, एक हाइड्रोजन यहाँ इस तरीके से, एंड वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मूव टू H प्लस। जब कभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना हो तो सिंपली आप उसको एरो से डिनोट करोगे, एरो से शो करोगे, ठीक है। तो ये था कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। जो तीन हमारे इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स थे, दैट इज आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आइए बढ़ते हैं मेटालिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड की तरफ। मेटालिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ने के बाद कहीं भी जाना नहीं है, बस एक पॉइंट और आपको बताएंगे कि इन पांचों टाइप ऑफ बॉन्ड में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है और सबसे वीकेस्ट कौन सा होता है। तो आइए बढ़ते हैं मेटालिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड की तरफ। ओके, तो आपके सामने यहाँ पे है मेटालिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन पे बढ़ेंगे। सो मेटालिक बॉन्ड, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ मेटल्स आयन के बीच में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है, then that type of bond is known as metallic bond. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, that metallic bond is present between same metals of same element, ठीक है। यानी कि सोडियम और सोडियम के बीच में ही होगा, पोटेशियम पोटेशियम के बीच में होगा, कैल्शियम कैल्शियम के बीच में होगा। जो बॉन्ड होगा मेटल आयंस के बीच में, दैट इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड, और वो भी सेम मेटल्स के बीच में, ठीक है। तो सिंपली जैसे कि कोई, अगर हम बात करें, अगर कोई इस तरीके से शीट ऑफ आयरन है, ठीक है, आयरन की सबसे अच्छी शीट्स प्रिपेयर होती हैं, तो शीट ऑफ आयरन है और उस आयरन की शीट पे हीट डाला गया, हीट पोजेस किया गया। नॉर्मली आयरन इस तरीके से Fe के फॉर्म में था, ठीक है, और पास पास होंगे बिकॉज में सॉलिड्स हैं, और सॉलिड्स में आप जाते हो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेंट होता है, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा नहीं होता, तो काफी पास पास इनके आयंस प्रेजेंट होंगे इस तरीके से Fe अभी एटम के फॉर्म में। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर हीट पास किया गया या उस पे इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, तब उस कंडीशन में क्या होता है कि इसके जो वैलेंस शेल, दैट इज द आउटरमोस्ट शेल में जो आयंस होते हैं वो लिबरेट होने लगते हैं, और लिबरेट होके जो भी थोड़ा बहुत इंटरमोलिकुलर स्पेस है उस स्पेस में रोटेट करने लगते हैं और वेट करने लगते हैं कि कोई नॉन मेटल आए और उनको एक्सेप्ट करे। ओके, सो आप कह सकते हो इन शॉर्ट दैट मेटल्स आर देयर, नॉर्मल मेटल्स के ऊपर हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई, उसके ऊपर डाला गया, करने की वजह से वो आयंस में कन्वर्ट हुए। अब उन आयंस के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जब तक उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता तब तक उनके बीच में जो बॉन्ड प्रिपेयर है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से पूरा मेटल की शीट एक साथ कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहती है, दैट बॉन्ड इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। ओके, सो किसी भी मेटल का आप नाम लो, कोई स्पेशल एग्जांपल नहीं है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, ये सब जितने हैं दे ऑल शो मेटालिक बॉन्ड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू हाइड्रोजन बॉन्ड। सो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो कि किसमें होती है? हाइड्रोजन विद अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ स्पेशल फिनोमेना जिसको आप लोग पीरियोडिक टेबल जब चैप्टर में डिस्कस करेंगे वहां पढ़ोगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने की। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जिन एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है उनमें प्रेजेंट होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो कि हाइड्रोजन से ज्यादा हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में? तो बेसिकली 3 एलिमेंट्स हैं,
और उनको याद करने की मैंने जो आपके लिए ट्रिक बनाई है, दैट इज हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑन एंड ऑफ। ठीक है, इस ऑफ में से एक एफ हटा दो। हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद ऑन एंड ऑफ। ऑन में दोनों में ओ है, तो किससे किससे, ऑक्सीजन से, एन मतलब है नाइट्रोजन से, एफ मतलब है फ्लोरीन से। तो हाइड्रोजन जब कभी भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, देन दैट काइंड ऑफ बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। बस इतनी सी बात है इसमें। हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ बना रहा है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो उसमें होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन अगर वाटर के साथ बना रहा है H2O, तो H2O में कोवेलेंट के साथ साथ एक और बॉन्ड होगा, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरीके से हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, तो अमोनिया में भी प्रेजेंट होगा कोवेलेंट के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिटेल में आपको मेटालिक और हाइड्रोजन के बारे में नहीं पढ़ना, बस इतना जानना है कि ये दोनों होते क्या हैं। मेटालिक बॉन्ड्स मेटल और मेटल के बीच में होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जब कभी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन कंबाइन हो जाते हैं, देन दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि एंड में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जो पांचों टाइप्स ऑफ बॉन्ड हैं, इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है और सबसे वीक कौन सा है। तो आइए उसको भी हम देख लेते हैं इन पांचों बॉन्ड्स में। तो हमने जो सीक्वेंस पढ़ा, हमने सीक्वेंस की शुरुआत कहाँ की थी, इलेक्ट्रोवेलेंट, देन कोवेलेंट, देन कोऑर्डिनेट, देन मेटालिक, एंड देन फाइनली व्हाट, देन फाइनली हाइड्रोजन बॉन्ड। बस उसी का उल्टा कर दो, असेंडिंग लिखना है। अगर डिसेंडिंग लिखना है तो बस वही सीक्वेंस रहने दो। बात करते हैं अगर असेंडिंग की, तो असेंडिंग में छोटे से बड़ा, सबसे छोटा, सबसे वीक बॉन्ड कौन सा, छोटे से बड़ा मतलब यहाँ वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। तो सबसे वीक बॉन्ड कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड, उससे स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बिकॉज वहां क्या होता है, डायरेक्टली गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो होगा आयोनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ओके, सो दिस is the last thing which we are discussing in today's video. ये है इसका ascending order. तो students, I hope so कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अब जो पांचों बॉन्ड थे उनके बारे में सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक्चुअली ये बॉन्ड का वीडियो हम बहुत पहले बनाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत पहले, बहुत दिन से सोच रहे थे, क्योंकि बॉन्ड टॉपिक में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। बट इस बॉन्ड के बारे में आपको तब तक नहीं समझ में आता जब तक आपने आयंस का फॉर्मेशन नहीं समझा होगा। तो अब मेरे ख्याल से आपने आयंस भी देख लिया होगा, नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डायरेक्टली लिंक को टच करके और वहां पे पहुंच सकते हैं। और उसके आगे आप लोगों ने डिस्कस कर लिया, आप लोगों ने देख लिया क्या, उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों टॉपिक्स अगर आप समझ गए तो आप ये समझिए कि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का कवर कर लिया। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि जब कभी भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आप तुरंत आपको नोटिफाई हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख के और इससे बेनिफिट ले सके। ठीक है, नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है। नॉलेज एक ऐसा धन है जिसको अगर आप सोचो कि आप छुपा के रखो तो वो कभी इन्हांस नहीं हो, लेकिन अगर आप उसे स्प्रेड करते हो तो वो ज्यादा इन्हांस होती है। आप कई बार सोचते होंगे कि बहुत सारी चीजें टीचर्स को याद होती हैं, वो इतने साल से पढ़ा रहे हैं, उनको याद है। क्यों?
बिकॉज दे आर स्प्रेडिंग द नॉलेज। अगर आपका, मेरे ख्याल से अगर आप में से कोई अगर ट्यूशन पढ़ाता होगा या अपने छोटे भाई बहन को गाइड करता होगा, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके टॉपिक्स तब क्लियर हो जाते हैं जब आप अपने छोटे भाई बहनों को या किसी स्टूडेंट को गाइड करते हो या इवन अपने किसी फ्रेंड को समझाते हो। सो नॉलेज को हमेशा स्प्रेड करना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जो बेनिफिट आपको मिला है उससे कोई दूसरा भी बेनिफिटेड हो। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे। Meet you all in the next video with a new topic.